वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद बट सर। अपने यहाँ पे बीबीए गुजरात यूनिवर्सिटी FY बीबीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1, उसमें एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बराबर माइक्रो FY बीबीए सेमेस्टर 1। ठीक है, ये बुक, ये कोर्स, उसका ये यूनिट 2 बराबर। डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट 1 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यूनिट 2 है बराबर। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों चढ़ जाएगा, अपलोड हो जाएगा ये यूट्यूब चैनल पे, और पूरा माइक जो इकोनॉमिक है आपका वो मैं अपलोड कर दूंगा बराबर। फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बराबर। वो भी मोस्ट प्रोबेबली समझ लो कि 1 वीक में मैं अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सो डोंट वरी बराबर। तो मोस्ट प्रोबेबली समझ लीजिए कि थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो काफ़ी और बच्चों को भी काम में आ सकता है, जैसे कि MCOM को, BCOM को, MBA वालों को, कॉमर्स वाले बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को, जिसको ये इकोनॉमिक का चैप्टर आता है बराबर। तो अपने यहाँ पे ट्राई करेंगे समझने का कि थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो यूनिट 2 है बीबीए वालों को इकोनॉमिक्स का, उसका कोर्स क्या है, कौन से टॉपिक अपने कवर करेंगे बराबर। एग्जाम के लिए ये यूनिट 2 25% का वेट रख रहा है बराबर। तो थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में पहले तो डिमांड क्या है उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्सपांशन वर्सेस इंक्रीज इन द डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस द डिक्रीज इन द डिमांड वो समझना पड़ेगा। फिर सप्लाई का पॉइंट समझना पड़ेगा, उसके डिटर्मिनेंट समझने पड़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा, एक्सपांशन वर्सेस इंक्रीज इन द सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज इन द सप्लाई, इतना समझना पड़ेगा बराबर। तो अपने चालू करते हैं सेकंड नंबर का यूनिट बराबर, जो इकोनॉमिक्स की जान बोल सकते हैं अपने बराबर, क्योंकि जो है इकोनॉमिक को चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो डिमांड और सप्लाई ही होती है। इसको समझ गए तो सब समझ गए बराबर। तो अपने यहां से चालू करेंगे बराबर, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बराबर। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बराबर। चालू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से, धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ेंगे बराबर। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये लेज़र घूमेगा, मैं जो लाइन पढ़ूंगा जो IMP होगी वहाँ पे मैं ये लेज़र लोग घुमाऊंगा, तो आपको पता चले कि मतलब कि मैं क्या और कौन सा पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ही है मीनिंग डिमांड का बराबर। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। जस्ट वेट। ओके, मीनिंग। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द डिमांड। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अ पर्सन, ये देखो, अ पर्सन रेडी टू पे द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया डिमांड। अगर कोई इंसान, कोई कस्टमर, आप खुद ही कोई प्रोडक्ट का जो कीमत है वो देने के लिए रेडी हो रहे, तो आप समझ लो कि वो क्या है, डिमांड है। समझ रहे, बहुत इजी चीज है। आप कोई चीज का प्राइस देने के लिए, पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हो तो डिमांड बन जाती है। अब डिमांड को डिसाइड करने के लिए डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं। आप कब जाके कोई चीज परचेस करोगे ये सोचो, तो आप इतनी चीजें 7 पॉइंट ध्यान में रखोगे। आप ऐसे 7 पॉइंट को फॉलो करोगे और डिसाइड करोगे ये 7 पॉइंट बराबर। और आप डिसाइड करोगे कि मैं
ये चीज खरीदूं कि ना खरीदूं, मतलब कि ये मेरे सेगमेंट में आती है कि नहीं आती है। पहले तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस के बिना तो अपने कोई प्रोडक्ट को परचेस करने का सोच ही नहीं सकते। कोई चीज की प्राइस बहुत ज्यादा है तो अपने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले। दूसरा इनकम, अपने इनकम सेगमेंट कौन सा है, अपने कमा रहे हैं महीने के 20,000 रुपये और फरारी लेने का सोच रहे हैं, तो वो मतलब कि सोचने वाली बात ही नहीं है, ऐसा है। तो इनकम ऑल्सो डिटर्मिनेट्स ऑफ द डिमांड, बराबर। थर्ड वन है टेस्ट, अपने को चीज पसंद है अपने प्रेफरेंस में तभी अपने वो चीज लेते हैं। प्राइस एंड रिलेटेड कमोडिटीज, अपने को वो चीज की प्राइस उसकी रिलेटेड कमोडिटीज के साथ कैसी है। अब मान लो कि कोई चीज, फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन मिल रहा है 40,000 में और एप्पल मिल रहा है 3 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, तो फिर ये रिलेटेड कमोडिटी के हिसाब से कोई बंदा सैमसंग ही लेगा। लेकिन सैमसंग और एप्पल के बीच में ज्यादा गैप नहीं है प्राइस में, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप एप्पल के फोन पे चले जाओ, आपका चॉइस चेंज हो जाए। दूसरा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बराबर। अब जो एरिया में रह रहे हो या फिर आपने जो सेगमेंट की चीज मार्केट में रखी है, फॉर एग्जांपल बैगी जीन्स रखा है, कार्गो जीन्स रखा है, सबको समझा रहा हूं, बराबर। तो ये चीज आपके पर्टिकुलर क्राउड, पर्टिकुलर एज को, पर्टिकुलर ग्रुप को ही डिटेक्ट करेगी, उसको ही असर करेगी, सबको असर नहीं करने वाली। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, जो चीज अभी खरीद रहे हो उसकी फ्यूचर में रेट कम होगी कि नहीं, ज्यादा होगी कि नहीं, एग्जैक्टली लाइक द गोल्ड मार्केट और द शेयर मार्केट। तो यहाँ पे वैसे भी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं। लास्ट वन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो कमा रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कहाँ है, बराबर, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। क्योंकि ये सब अपने को इंडिविजुअली नहीं सोचना है, ये अपने को एक इंडस्ट्री के हिसाब से, पूरे मार्केट के हिसाब से सोचना है। आगे बढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है। A demand function is a mathematical function that describe the relationship between quantity demanded of the commodity and the factor that influence the demand। पहले तो डिमांड फंक्शन क्या है, तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई थी ऑफ कमोडिटी एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, और कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को पूरी करने में या पूरी नहीं करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस फैक्टर कैन इंक्लूड द प्राइस, किसी का इनकम लेवल या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिमांड फंक्शन, एक तो है इंडिविजुअल, दूसरा होता है मार्केट। आपको डिमांड फंक्शन याद रखना है, dx इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट px py t y a pp ep u, ठीक है, ये है डिमांड फंक्शन। इन दिस इक्वेशन ds इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत इजी है, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाया है, वो देखेंगे आगे, बराबर। अभी डिमांड शेड्यूल पर चढ़ते हैं, आगे जाके समझ में आ जाएगा। डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड शेड्यूल इज रिफर्ड एज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द tabular statement that shows the various quantities of the commodities that are demanded at different price level at a specific time period। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, बराबर, कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई थी, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। A demand schedule will show the exact number of the units of the goods or the service that will be bought at each price। जब जब प्राइस चेंज की गई है तब गुड्स और सर्विस की डिमांड में क्या चेंजेस आया है, ये जो शेड्यूल शो करता है उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। बहुत इजी है ना। तो ये देखो डिमांड शेड्यूल, ये इंडिविजुअल है, आगे आएगा मार्केट। मैंने जो बोला एग्जैक्टली यहाँ पे कि आपको आगे ग्राफ दिखा रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझना है, मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, मेरे हर ग्राफ ऐसे समझना, बहुत इजी पड़ेगी, यही आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। 80 रुपीज प्राइस है तो डिमांड कितनी है, मतलब कि आप 2 क्वांटिटी खरीद रहे हो, इतना समझो ना। प्राइस ड्रॉप हुई, 80 से 60 हो गई तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, आपने 3 क्वांटिटी ले ली। उससे भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो गई, 40 हो गई तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। जितना क्वांटिटी कम हो, जितना प्राइस रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उतना क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, सेम काम करता है मार्केट डिमांड शेड्यूल भी। 80 रुपीज पे आप प्राइस है तो 10 से 15 के बीच में समझ लीजिए ना कि 12 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, फिर रिड्यूस हुआ तो और बढ़ा, फिर रिड्यूस हुआ तो और बढ़ा, और रिड्यूस हुआ तो और बढ़ा। बस यही तो समझना है, यही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, बराबर। आगे बढ़ते हैं।
अब मैन, द लॉ ऑफ डिमांड, मार्केट ये लॉ पे काम करता है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। आगे के दो ग्राफ में यही तो समझा है कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस ज्यादा होगी उससे उल्टा होता, प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम होती। जितना प्राइस ज्यादा रहेगा आप उतनी क्वांटिटी कम परचेस करोगे, जितना प्राइस कम रहेगा आप उतनी क्वांटिटी ज्यादा परचेस करोगे। आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड, कंज्यूमर्स इनकम मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है। दूसरा, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहते हैं। द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, आप जितने भी कस्टमर है आपके वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए, तब जाके आपको लॉ ऑफ द डिमांड अप्लाई हो रहा है कि नहीं उसका पता चलेगा। लास्ट वन इज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, आपका जो रिलेटेड गुड है या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन वाला गुड है कि आपके कस्टमर आपका नहीं चॉइस करते और दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट चॉइस कर लेते हैं, तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, उनका रेट भी। अगर उनका रेट ज्यादा कम हो गया तो सीधी सी बात है कंज्यूमर वैसे भी वहां पे चले जाने वाले हैं, तो इतना भी वाइड चेंजेस नहीं होना चाहिए कि लॉ ऑफ द डिमांड काम ही ना कर पाए। तो इतने 4 पॉइंट ध्यान में रखने के बाद ही लॉ ऑफ द डिमांड चेक करना चाहिए, बाकी चेक नहीं करना चाहिए, बराबर। ये समझा रहा है। आगे, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, बराबर। 3 चीजें, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी, उसका रूल ही खत्म हो जाएगा, समझ ना, कम हो जाएगा। दूसरा है अराइवल्स ऑफ द न्यू कंज्यूमर, मार्केट में नए कंज्यूमर आ गए, नए टेस्ट वाले, नई टेक्नोलॉजी वाले, नए फैशन वाले, तो यहाँ पे अफेक्ट होने ही वाला है लॉ ऑफ डिमांड को। और तीसरा है ओल्ड बायर, ओल्ड बायर ने नया टेस्ट ले लिया, नया चेंजेस ले लिए तो भी तकलीफ होती है, बराबर। आईएमपी नहीं है लेकिन एक करना है समझने के लिए बस। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ द डिमांड कौन सी प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करते, तो पहले तो प्रेस्टीज वैल्यू पे, जिस बोल सकते हैं ना कि बहुत कीमती चीज है उस पर डिमांड काम ही नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई लोग ही काम नहीं करेगा। दूसरा, इंफेरियर आर्टिकल, जो बहुत रेयर है मार्केट में, जो बहुत कम मिलते हैं, लकीस्ट लोगों के पास ही होते हैं या बहुत कम लोगों के पास ही होते हैं, वहां पे भी ये चीज अफेक्ट नहीं करती। थर्ड वन इज एंटीसिपेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, इन फ्यूचर प्राइस चेंजेस हो गए, वो अभी से सोच के आप मार्केट में कोई डील कर रहे हो तो समझ लीजिए यहां पे भी लॉ ऑफ द डिमांड वर्क करने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन डिमांड, मस्त ग्राफ से समझा लेना है, एक ग्राफ देखने के बाद आपको आराम से आ जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन क्या करना है इसके लिए ये मैंने स्लाइड में थोड़ा लिखा है, आप देख लीजिए एक बार। पहले तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, में जो वर्ड याद दिला रहा हूं बस उतना याद रखिए, आपको इजीली याद रह जाएगा। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंजेस आएगा। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, बराबर। डिमांड में प्राइस के हिसाब से चेंज आता है, उसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड बोलते हैं। अब डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और दूसरा प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, एग्जैक्टली लाइक द लॉ ऑफ द डिमांड, बराबर। तो देख लीजिए यहां पे देखिए, एक क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस बढ़ी, समझ लीजिए ये क्वांटिटी थी तो मत समझ लीजिए ये क्वांटिटी का है, मतलब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी Q1 परचेस करने जा रही है। जैसे ही प्राइस बढ़ी तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कि लोग Q2 पे चले गए, कम परचेस करने लगे। जैसे ही प्राइस कम हुई तो लोग ज्यादा पे बढ़ने लगे, उसको बोले ज्यादा परचेस करना तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कम परचेस करना तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बराबर। एकदम इजी, एकदम इजी, बराबर। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन मोर ऑफ द गुड इज परचेस्ड एट द सेम प्राइस। अब समझो, थोड़ा समझने लायक है, प्राइस चेंज बेंज नहीं, यहाँ पे सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होना, ये बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है। क्यों किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है, ये सेम प्राइस रहती है तो भी समझो उसकी डिमांड क्यों इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बराबर। डिमांड डिक्रीज व्हेन लेस ऑफ द गुड इज परचेज एट द सेम प्राइस, डिमांड कब डिक्रीज होगी, जब सेम प्राइस पे भी गुड कम परचेस किया जाएगा। एंड इंक्रीज इन द डिमांड इज डिनोटेड बाय द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट, याद रखना राइट साइड डिमांड कर्व होता है, बराबर।
द डिक्रीज इन डिमांड इज डेपिक्टेड एज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। सीधा सीधा समझा रहा हूँ ग्राफ से, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए प्राइस, बराबर, प्राइस सेम रही, यहाँ देखो प्राइस की वेरिएशन नहीं दिखाई, एक ही पॉइंट दिखा है प्राइस में, यहाँ पे भी देखो एक ही पॉइंट दिखा है प्राइस में, लेकिन होता क्या है, ए से बी में हो जाते, मतलब डिमांड पहले इतनी क्वांटिटी परचेस करते थे यही प्राइस पे, धीरे धीरे बढ़ गई। सीजनल चेंज से भी ये होता है। रेनकोट अम्ब्रेला में ये आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंगोस इन समर एग्जांपल ले सकते हो, प्राइस सेम ही रहती है लेकिन उसका कस्टमर्स अपने बढ़ जाते हैं। सेम यहाँ पे प्राइस सेम ही रखी है देखो, लेकिन फिर भी बंदा कम परचेस कर रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। यहाँ था, यहाँ तक ये मतलब इतना क्वांटिटी परचेस करता था, अब थोड़ा कम करने लगा। आपको यही दिखाना है बस, फिगर 4 एंड फिगर 5 आपको देख लेना है, आपको ड्रॉ करना है और फिर नीचे एक्सप्लेन करना है। मैं बोल रहा हूँ वैसे करो तो आपको इजी रहेगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करो फिर नीचे उसको समझाओ, ऊपर समझाने के बाद ग्राफ ग्राफ ड्रॉ मत कीजिए, बराबर, ये ज्यादा इजी रहेगा, आपको पता चलेगा कि मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या देना है। बड़ा स्पेशली फॉर द गुजरात मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो बीबीए को इंग्लिश में एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम वालों के लिए थोड़ा किफायती रहेगा, थोड़ा सही रहेगा। बराबर, आगे बढ़ते हैं। यूजफुलनेस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। अब लॉ ऑफ द डिमांड काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है, बराबर, नया पॉइंट है इन द न्यू सिलेबस। बराबर, गुजरात यूनिवर्सिटी वालों ने जो नया सिलेबस दिया इस बार, उसमें यूजफुलनेस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड आज तक पुराने 18 जो थी ना बुक उसमें नहीं था, अभी जो 1920 है, अभी तो 20th एडिशन आ गई है, 20वीं एडिशन, उसमें ये है। बराबर, मतलब कि थोड़ा चेंज करा है। व्हाट इज द जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड इज व्हेन 2 or more goods are demanded together। समझ रहे हो, दो दो गुड्स को एक साथ डिमांड किया जाए, कार और पेट्रोल, मैंने नीचे एग्जांपल्स भी दिए देखो, कार पेट्रोल, कार का सेलिंग बढ़ा, पेट्रोल का उसके साथ बढ़ने ही वाला है, कोई घर पे रखने तो वाला है नहीं। डीजल कार गई तो डीजल का बढ़ेगा, सीएनजी कार गई तो सीएनजी का बढ़ेगा, सेम, मतलब कि 2 or more goods are demanded together, it is also known as the complementary demand। तो आपको यहाँ पे joint demand की जगह पे ऐसा बोले कि explain the complementary demand, तो आपको ये ऐसे समझाना है, बराबर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अल्टरनेटिव डिमांड में है कंपोजिट डिमांड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। अल्टरनेटिव डिमांड मतलब क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव। आपको कोई चीज से डिमांड, कोई चीज की डिमांड है आपको कि मुझे ये चीज चाहिए, बराबर, अब उसकी जगह पे दूसरा, मैं यहाँ पे सर एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं तो क्या पता है, मुझे लेनी थी कार्गो जीन्स, बराबर, मैं कार्गो जीन्स परचेस करने गया, वहां पे मुझे कॉटन पैंट पसंद आ गई, तो मैं कॉटन पैंट उठा के घर पे आ गया, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डिमांड मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, बराबर। यहाँ है कंपोजिट डिमांड। इन इकोनॉमिक कंपोजिट डिमांड इज व्हेन गुड्स हैव मोर देन वन यूज। कोई एक ही गुड का बहुत सारा यूज होता है, एक ही टाइप का यूज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। तो सीधी सी चीज है, मिल्क का यूज करके आप उसको चीज बना सकते हो, योगर्ट बना सकते हो, क्रीम बना सकते हो, बटर बना सकते हो, फर्टिलाइजर बना सकते हो। वुड का यूज करके आप फर्नीचर बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन में ले सकते हो, पेपर बनाने में यूज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, ठीक है। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सप्लाई, मस्त समझ लीजिए, सिर्फ पिक्चर्स देखिए, आगे के ये लो जाने दो, ये लो जाने दो, ये दो मैं समझा रहा हूं, ये समझो। ये बुक स्टोर है, उसके पास कितनी बुक्स पड़ी है? 1500। पैट शॉप है, उसके पास कितने पैट्स बेचने के लिए पड़े हैं? 25। एक गेम स्टोर है, उसके पास कितने प्ले स्टेशन गेम पड़े हैं? तो आई थिंक सो थोड़ा अंदर चला गया, 250 पीसीस, बराबर। इनके पास इतना स्टॉक है मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाइड करने के लिए या कस्टमर को देने के लिए, बराबर। अब देखो यहां पे ये पढ़ो, द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ गुड और द सर्विसेज विच the market participants are ready to sell in the market to the consumer at a given prices for given period of the time। कोई एक फिक्स पीरियड पे, कोई एक फिक्स प्राइस पे या गिवन प्राइस पे कंज्यूमर को माल देने के लिए कोई भी मार्केट या फिर कोई भी शॉप हमेशा
अवेलेबल रहती है विद द स्टॉक, उसको सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो थोड़ा, सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और द सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए मार्केट में जितना भी सामान रहा है, अवेलेबल है, स्टॉक गुड्स, उसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई कैन रिलेट टू द अमाउंट अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक प्राइस और द अमाउंट अवेलेबल अक्रॉस अ रेंज ऑफ द प्राइस इज डिस्प्लेड ऑन द ग्राफ। और ग्राफ का मतलब कि यही ग्राफ है, यही ग्राफ पे आपको जो समझा है वो ये समझा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, सप्लाई शेड्यूल। A supply schedule is a table that shows the quantity supplied at each price. A supply curve is a graph that shows the quantity supplied at each price. Sometimes the supply curve is called a supplied schedule because it is a graphical representative of the supply schedule. Simple. देखो मैं बोलूं वो ध्यान रखो, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से, बराबर। देखो प्राइस कितनी है, $2, तो कुछ नहीं लोग खरीद रहे हैं। 4 हुई तो खरीदना चालू हुआ, 6 हुआ तो और क्वांटिटी सप्लाई हुई, 8 हुआ तो और क्वांटिटी सप्लाई। टोटल डिमांड से उल्टा चल रहा है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, बस यही समझाने। और ये देखो ऐसे ऊपर उठता जा रहा है, ये यहां से स्टार्ट होता है, अरे अपवर्ड जा ही रहा है। तो जैसे ये अप जाएगा, यहां से प्राइस बढ़ती जाएगी और यहां से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हेल्दी इंडिकेटर दिखाता है कि मार्केट सही चल रहा है, लो से मार्केट चल रहा है, जो सोचा था वैसे ही मार्केट चल रहा है, तो ये गुड साइन है, बराबर। आगे, लो ऑफ द सप्लाई। The law of the supply is fundamental economic principle that state that an increase in sales price result in an increase in the quantity supplied। जैसे ही सेल प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, क्वांटिटी का भी सप्लाई ज्यादा होता है, तो वो लॉ ऑफ द सप्लाई है, बराबर। सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है क्वांटिटी का और सप्लाई का, बराबर। अब यहाँ पे मैं और कुछ ज्यादा समझाऊंगा, देखो, बराबर। देखो, एंड प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस फॉल हो रही है तो सप्लाई भी फॉल्स हो रही है, ये होता है लॉ ऑफ द सप्लाई, बराबर। आपको ये लिखना है। अब है अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ द सप्लाई। लॉ ऑफ द सप्लाई अप्लाई करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना ही है, क्या चेंज होना नहीं चाहिए। तो देयर दिस नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जो अपने कोई माल बनाते हैं उसका फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन की कोई भी चीज की प्राइस चेंज होनी नहीं चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। देयर दिस नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। आप जो मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हो वो चेंज नहीं करना है। इफ यू डू चेंज मीन्स समथिंग इज चेंज इन द सप्लाई, समथिंग इज चेंज इन द डिमांड, तो आपको कहीं पे इसका परफेक्शन नहीं मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। जो जरिया लेके, जो गोल लेके, जो एम लेके कंपनी मार्केट में उतरी थी, वो प्रोडक्ट का लॉन्च करा था, वो गोल फिर वो चेंज करे तो पूरा मैनेजमेंट का, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का, पूरा प्रोडक्शन का, सबका व्यू चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज होना नहीं चाहिए। लास्ट वन इज देयर दिस नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और उसके साथ जो रिलेटेड गुड्स है, जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ द सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो भी चेंज नहीं ही होने चाहिए, बराबर। तभी जाके आपको लॉ ऑफ द सप्लाई परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, समझ में आएगा। अब है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ द सप्लाई। कहां पे लॉ ऑफ द सप्लाई काम ही नहीं करता, तो देखिए मस्त आसानी से और थोड़ा सही से समझाने की कोशिश की है। कंपटीशन, व्हेन देयर इज हाई कंपटीशन इन द मार्केट, सेलर्स मे सेल गुड्स इन हाई क्वांटिटीज एट अ लो रेट। समझ रहे हो, यहाँ पे लो रेट पे ज्यादा माल बेचने की हर कोई कोशिश करेगा, कंपटीशन ज्यादा है तो वहां पे लॉ ऑफ द सप्लाई तो काम ही नहीं करेगा। अब है एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर प्राइसेस राइज। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, उस हिसाब से अगर कोई लोग अभी से मार्केट में ज्यादा माल उठा रहे तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ द सप्लाई काम नहीं करेगा। पेरिशेबल गुड्स, द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस टू अवॉइड द लॉसेस। कोई भी
कोई भी कंपनी वाला है, कोई भी शॉप ओनर है, कोई भी कंपनी का ओनर है, वो लॉस से बचने के लिए कम रेट पे भी ज़्यादा माल निकाल देगा। फिर कोई रेयर गुड्स है जो मार्केट में है ही नहीं, जिसको परचेस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सर्च करना पड़ता है, तो वो पे वहाँ पे तो सीधी सी बात है, लॉ ऑफ द सप्लाई काम ही नहीं करने वाला, वहाँ पे तो कोई इकोनॉमिक रूल काम ही नहीं होता, बराबर। एंड लास्ट वन इज द सप्लाई ऑफ लेबर। द सप्लाई ऑफ लेबर फॉलोज द लॉ ऑफ सप्लाई, बट बियॉन्ड अ सर्टेन वेज रेट the labor prefers to have some relaxed hours. The supply of labor भी बराबर लोग सप्लाई फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसे वेज रेट दिए जाते हैं तो उनको फिर काम करने की तरीके में छुट्टी दी जाती है, थोड़ा लिबर्टी दी जाती है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ द सप्लाई काम नहीं करने वाला, बराबर। आगे बढ़े। डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। सप्लाई को कौन से डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है नेचुरल फैक्टर, सब बना के रख दिया है, बारिश गिरी ही नहीं, बारिश गिरी नहीं तो मेरे रेनकोट्स, मेरे अम्ब्रेलास बिके ही नहीं, तो यहाँ पे सप्लाई को अफेक्ट करेंगे नेचुरल फैक्टर्स। फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मैंने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक फॉर द मशीन्स, फ्रॉम द ह्यूमंस, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द रॉ मटेरियल, फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, वो सब मिला के, टैक्सेशन सब मिला के मेरा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या आ रहा है, वो भी सप्लाई को अफेक्ट करेगा। प्राइस डिसाइड करूंगा, उसके बाद ही मार्केट में वो चीज़ उठेगी कि नहीं उठेगी, लोग परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे पता चलेगा। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, कोई इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है तो सप्लाई को अफेक्ट करेगी, नहीं कर रही है तो नहीं करेगी। पूरा इंडस्ट्री का जो एरिया है ना, कोई एक चीज़ पे ध्यान नहीं देता, भले मेरी कंपनी में मेरी प्रोडक्ट चल रही हो, लेकिन और पूरे मार्केट में वो प्रोडक्ट ना चल रही हो, तो फिर जो कंट्री का इकोनॉमिक है वो यही बोलेगा कि ये सेक्टर में अभी मंदी चल रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। आगे है इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। सीधी सी चीज़ है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा तो बिजनेस का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा। मतलब कि कोऑर्डिनेशन सही रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई हो गए। फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो तो पता ही आपको, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो असर करती ही है, रूल्स चेंज बिजनेस चेंज, बराबर। और टैक्सेस जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है स्टेट्स लेवल में और कंट्री लेवल में, बाउंड्री लेवल में, तो वो भी अफेक्ट करते ही है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। आगे देखो, एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। आगे जैसे डिमांड का था, सेम यहाँ पे भी है। एक्सटेंशन of the supply is when the quantity of the commodity supplied increase due to an increase in the price। प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हुई, तो ये होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें होता है एक्सटेंशन। हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई इज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड डिक्रीज ड्यू टू अ डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस डिक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज होगा, तो ये देखिए, खबर। देखो ये प्राइस है, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस कम हुई सप्लाई कम हुई। तो आप पहले आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई, देखो ये भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। ये फिक्स प्राइस पे सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, बराबर। तो सेम प्राइस है लेकिन सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, बराबर बराबर, और सेम प्राइस पे सप्लाई डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे ऐसे ही यूनिट 2 अपना कंप्लीट होता है। यूनिट 1 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बराबर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी विद बट सर यूट्यूब चैनल, बराबर। टू गेट यूनिवर्सिटी IMP क्वेश्चंस मैसेज ऑन 99802295, बराबर। हम आपको कम से कम दाम में IMP क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत काम में आएगी, बराबर। आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप में, आपकी कॉलेज में हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि आने वाले नए वीडियोस का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बराबर। यहाँ पे बहुत से नॉर्मल से बोल सकते हैं ना, देसी लैंग्वेज में आपको
हम ये समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आसानी से ये सब समझ में आ जाए। बराबर। ऐसे भी पॉइंट्स भी हम आपको शॉर्ट वीडियो बना के देंगे कि लास्ट टाइम का रिवीजन के कोई क्वेश्चन में क्या लिखना है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन वो सब एग्जाम टाइम पे रखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन पेपर भी रखेंगे हम, उसके सॉल्यूशन भी जितने करने लायक होंगे वो फटाफट करेंगे। आपको 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर भी हम यूट्यूब में रखेंगे जब एग्जाम आएगी आपकी यूनिवर्सिटी की, गुजरात यूनिवर्सिटी की, तब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। रेगुलर कॉलेज के क्लासेस भरिए, ज़रूरी होता है। बराबर। थैंक यू।